नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। कहा, वो हमारी सरकार के प्रेरणा पुंज। वंचितों, पिछड़ों और गरीबों की सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। युवाओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का करेंगे उद्घाटन। एक जनपद एक व्यंजन योजना होगी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण। ब्रिटेन के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अहम दिन। आरोपी बनाए गए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की अदालत में फैसला संभव। आज से भारत दौरे पर यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष गणतंत्र दिवस समारोह के होंगे मुख्य अतिथि। भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को मिल सकती है हरी झंडी। और बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढके जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़। मस्ती में डूबी सैलानी, लेकिन प्रशासन की बड़ी चुनौती, कई इलाकों में सड़कें बंद। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि अपनी सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को लेकर कर्पूरी ठाकुर हमेशा स्मरणीय और अनुकरणीय रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रेरणा पुंज मानती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण का छोटा सा अंश भी शेयर किया। आइए आपको सुनवाते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। आइए कुछ देर चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त रोजगार जो मेला है उसे संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। आज भारत की प्रगति एवं विकास से करोड़ों युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। आज का ये रोजगार मेला इसी अमृत यात्रा का एक पड़ाव है, जिसमें 61,000 से अधिक युवा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम
मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का एक नया अंक लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकाल करके हमारी हौसला अफजाई की, आपका बड़ा बड़ा आभार। 22 अक्टूबर 2023 को आप ही की कल्पना से प्रारंभ किए गए रोजगार मेला के इस क्रम के परिणाम स्वरूप जहां एक और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली ने गति भी पाई और उसमें पारदर्शिता भी आई। भारत सरकार की 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यदि आंकड़े देखें तो यूपीए के कार्यकाल में मात्र 7,22,000 नियुक्तियां की थी, जो एनडीए के कार्यकाल में 1.5 गुना से बढ़कर के 10,96,000 हो गई। यदि बैकलॉग नियुक्तियों की बात करें, जिसका सीधा सीधा ताल्लुक रिजर्व्ड कैटेगरीज से है, तो यूपीए केवल 1,08,000 नियुक्तियां कर पाए थे, जबकि एनडीए के कार्यकाल में 4 गुना बढ़कर के 4,79,000। इतना ही नहीं, हमने वो भी दौर देखा जब सरकारी नौकरियों की प्रमोशंस में एक तरह का स्टैग्नेशन आ गया था। बहुत सारे ऐसे सज्जन थे जिस पद पर नियुक्त होते वहीं से सेवानिवृत्त हो जाते, एक और उनके साथी उनके लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन करते, दूसरी ओर दिल में वो मलाल लेकर रुखसत पाते। हमने उस विडंबना को भी दूर किया। गत 11 वर्षों में 20 लाख से अधिक प्रमोशंस करके इस स्टैग्नेशन को पूरी तरह से दूर कर दिया गया। नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु तथा उम्मीदवारों के लिए ईज ऑफ टेकिंग एग्जाम हेतु अनेकों नए प्रावधान लगाए गए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नया पोर्टल स्थापित किया, जिसके द्वारा सेंटर ऑफ प्रेफरेंस दर्ज किया जा सकता है, डेट ऑफ प्रेफरेंस फॉर एग्जाम दर्ज किया जा सकता है, आंसर की को एक्सेस किया जा सकता है और साथ ही साथ अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसी प्रकार यूपीएससी ने यूनिफाइड वन टायर रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे आधार और डिजी लॉकर के साथ इंटेग्रेट कर दिया गया। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए यूपीएससी ने गारंटीड सेंटर ऑफ चॉइस का प्रावधान लाया है, जिसके तहत दिव्यांग उम्मीदवार देश में जहां भी जिस सेंटर में इम्तिहान देना चाहे, उन्हें गारंटी के तौर पर वही सेंटर अलॉट किया जाएगा। यूपीएससी ने ही एक नवीन प्रयोग प्रतिभा सेतु करके ऐसे उम्मीदवार जो फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी किसी तरह से कामयाब ना हो पाए, उनकी योग्यता के अनुकूल विकल्पित जॉब हासिल करने हेतु एक पोर्टल कायम किया है। आपके इस प्रयोग से सफलता को देखते हुए बहुत से राज्य सरकारों ने भी रोजगार मेला का कॉन्सेप्ट अपनाया है। सरकारी नौकरी के ऊपर ही युवा निर्भर ना रहे, इसके अतिरिक्त रोजगार के विकल्प भी गत 11 सालों में ही उपलब्ध करवाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप इंडिया के तहत 2,08,000 से अधिक स्टार्टअप अभी तक हो चुके हैं, जिनके माध्यम से 21 लाख से अधिक जॉब्स जनरेट हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 56 करोड़ 3 लाख लोन वितरित किए गए, जिसमें से 60% से अधिक महिलाओं को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 2,72,64,494 ऐसे उम्मीदवार जो अपने रिवायती हुनर के माध्यम से रोजगार कमाना चाहते हैं, उन्होंने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। और आज भी जैसे कि कहा गया, आपके द्वारा बटन दबाते ही 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से अधिकतर यानी कि 49,225 का ताल्लुक गृह मंत्रालय और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ है। आज के इस रोजगार मेले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारी संख्या में महिला कांस्टेबल्स की नियुक्ति की जा रही है, और यह भी इसलिए संभव हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने महिलाओं को सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल होने के लिए अनेकों एनेबलिंग प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं। आज
सीमा पर जीरो लाइन पर बीएसएफ की महिला ट्रुप्स तैनात हैं। और यदि सीआरपीएफ की बात करें तो आज से 2 ही दिन बाद 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ की ऑल मेल कंटिंजेंट, पुरुषों की कंटिंजेंट की अगुवाई कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला असिस्टेंट कमांडेंट करने वाली है। आज के रोजगार मेला की दूसरी विशेषता ये कि लगभग 14.6% शेड्यूल्ड ट्राइब उम्मीदवार, यानी रिजर्वेशन की दर से दुगनी तादाद। और यह भी इसलिए हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने अनुसूचित जनजातियों को लेकर के विशेष ध्यान दिया है। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर योजना की रचना करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखा जाता है, तो यही वो युवा है आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले, जो सन 2047 में अपने करियर और ऊर्जा की चरम सीमा पर होंगे। और जब भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा तो दुनिया इनकी मिसाल दे करके ये कह सके कि यही वो विकसित भारत है जो मोदी जी से प्रेरित युवाओं के सामर्थ्य और उनकी क्षमता का शाहकार है। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी युवा शक्ति को भारत के विकास में भागीदारी के रोज नए अवसर मिल रहे हैं और आज का ये रोजगार मेला एक बार फिर युवाओं की कड़ी मेहनत और सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संदेश लाया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी भारत आज सिर्फ विकास के सपने देखने वाला देश नहीं बल्कि बड़े बड़े सपनों को साकार करने वाला देश बन रहा है। हाईवे से लेकर डिजिटल नेटवर्क तक, स्पेस से लेकर स्टार्टअप तक, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके केंद्र में है भारत की युवा शक्ति। जब भारत रनवे और रेल कॉरिडोर बनाता है तो उससे जुड़ा होता है युवा सामर्थ्य। जब भारत डिजिटल बनता है तो युवा टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाते हैं। जब भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में आगे बढ़ता है तो युवा इनोवेशन उसकी बुनियाद बनती है। पिछले 11.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों को अभूतपूर्व उड़ान देने के लिए एक के बाद एक लगातार योजनाएं बनाई गई और युवाओं को अवसरों से व रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है। अवसरों की इसी श्रृंखला का अहम घटक बनकर उभरा है रोजगार मेला। रोजगार मेले के माध्यम से जहां युवाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके जोश और स्किल्स से सरकारी तंत्र में भी नई ऊर्जा का सृजन हुआ है। आज एक बार फिर रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश भर से चयनित 61,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इन युवाओं को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां दी जा रही हैं। इन विभागों से जुड़कर युवाओं के हौसलों को नई उड़ान और पहचान मिलेगी। रोजगार मेला युवा शक्ति और राष्ट्र के बीच एक मजबूत सेतु है। रोजगार मेले से जुड़कर युवा कर्मयोगी के रूप में बन रहे हैं प्रगति के प्रहरी, सेवा के स्तंभ और विश्वास के प्रतीक। ये नौकरी भर ही नहीं है
ये देश सेवा का यज्ञ है। रोजगार मेला, युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वो कृपया रिमोट का बटन दबाकर 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि रोजगार मेले के इस अवसर पर वे अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। सभी युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। साल 2026 का आरंभ आपके जीवन में नई खुशियों का आरंभ कर रहा है। इसके साथ ही जब बसंत पंचमी कल ही गई है, तो आपके जीवन में भी ये नई वसंत का आरंभ हो रहा है। आपको ये समय संविधान के प्रति अपने दायित्वों से भी जोड़ रहा है। संयोग से इस समय देश में गणतंत्र का महापर्व चल रहा है। कल 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया और अब कल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। फिर उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। आज का दिन भी विशेष है। आज के ही दिन हमारे संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इनविटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। आप में बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे। कई साथी वित्तीय सेवाओं और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती देंगे, तो कई युवा हमारी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। बीते वर्षों में
रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसी मिशन का और विस्तार करते हुए आज देश के 40 से अधिक स्थानों पर ये रोजगार मेला चल रहा है। इन सभी स्थानों पर मौजूद युवाओं का मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। साथियों, बीते समय में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार बहुत बढ़े हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश में करीब 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। इनमें 21 लाख से ज्यादा युवा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया ने एक नई इकोनॉमी को विस्तार दिया है। एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मेरे युवा साथियों, आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। साथियों, आज भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और वैक्सीन, डिफेंस, ऑटो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भारत के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना वृद्धि हुई है।
6 गुना। आज ये 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इंडस्ट्री है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री भी सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर्स में से एक बन गई है। वर्ष 2025 में टू व्हीलर की बिक्री 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ये दिखाता है कि देश के लोगों की खरीद शक्ति बढ़ी है। इनकम टैक्स और जीएसटी कम होने से उन्हें अनेक लाभ हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के इस आयोजन में 8,000 से ज्यादा बेटियों को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की बात करूं तो आज बहुत बड़ी संख्या में विमेन डायरेक्टर, विमेन फाउंडर्स है। हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गांवों में काम कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है। इसका उद्देश्य देश में जीवन और कारोबार दोनों को आसान बनाने का है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का सभी को फायदा हुआ है। इससे हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स को लाभ हो रहा है, हमारे एमएसएमईज को फायदा हो रहा है। हाल में देश ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स लागू किए हैं। इससे श्रमिकों, कर्मचारियों और बिजनेस सबको फायदा होगा। नए लेबर कोड्स ने श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा और सशक्त किया है। साथियों, आज जब रिफॉर्म एक्सप्रेस की चर्चा हर तरफ हो रही है, तो मैं आपको भी इसी विषय में एक काम सौंपना चाहता हूं। आप याद कीजिए, बीते 5-7 साल में कब कब आपका सरकार से किसी न किसी रूप में संपर्क हुआ है। कहीं किसी सरकारी दफ्तर में काम पड़ा हो, किसी और माध्यम से संवाद हुआ हो और आपको इसमें परेशानी हुई हो, कुछ कमी महसूस हुई हो, आपको कुछ न कुछ खटका हो। जरा ऐसी बातों को याद करिए। अब आपको तय करना है कि जिन बातों ने आपको परेशान किया, कभी आपके माता पिता को परेशान किया, कभी आपके यार दोस्तों को परेशान किया, और वो जो आपको अखरता था, बुरा लगता था, गुस्सा आता था, अब वो कठिनाइयां
आपके अपने कार्यकाल में आप दूसरे नागरिकों को नहीं होने देंगे। आपको भी सरकार का हिस्सा होने के नाते अपने स्तर पर छोटे छोटे रिफॉर्म करने होंगे। इस अप्रोच को लेकर के आपको आगे बढ़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको ताकत देने का काम जितना नीति से होता है उससे ज्यादा स्थानीय स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी की नीयत से होता है। आपको एक और बात याद रखनी है। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में देश की जरूरतें और प्राथमिकताएं भी तेजी से बदल रही है। इस तेज बदलाव के साथ आपको खुद को भी अपग्रेड करते रहना है। आप आई गॉड कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म का जरूर सदुपयोग करें। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में करीब 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारी आई गॉड के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर खुद को नए सिरे से ट्रेन कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। साथियों, चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है। और हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ हमें काम करना है। आप भी करते रहिए। एक बार फिर आपके जीवन में ये जो नई वसंत आई है, ये नया जीवन का युग शुरू हो रहा है और आप ही के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनने वाला है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जहां 61,000 जो नियुक्ति पत्र हैं वो रोजगार मेले के अंतर्गत जो नवनियुक्त हैं उन्हें वितरित किए गए। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में जब हम रोजगार मेले की बात करते हैं तो एक संस्था के रूप में उभर कर सामने आया। तो आइए सीधे रुख करते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस संदेश में क्या बड़ी बातें साझा की। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में रोजगार मेला एक संस्था के रूप में उभर कर सामने आया और उन्होंने माना कि संविधान के प्रति जो तमाम दायित्व हैं उसे जोड़ने का दिन इसे है, यानी कि किस तरह से हम अपने दायित्वों से जुड़ते हैं। उन्होंने 61,000 से अधिक नौजवानों के लिए जो नए जीवन की नई शुरुआत है, नई परिभाषा गढ़ता हुआ नजर आता है इस तरह का रोजगार मेला। और नियुक्ति पत्र एक तरह से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प पत्र है, जहां लगातार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रोजगार सृजन शामिल है, जिसके लिए सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध नजर आती है कि कैसे असीम संभावनाओं के आकाश रोजगार सृजन की तरफ खोले जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि कई देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के नए अवसर सामने आ रहे हैं और इन्हीं नए अवसरों से निकलते हैं कई ऐसे मौके जो नई नौकरियों का सृजन भी करते हैं। आज देश में करीब 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप भी मौजूद है। वहीं भारत कई क्षेत्रों में ग्लोबल हब के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। ग्लोबल हब, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करते हैं। ऐसे अलग अलग कई सेक्टर्स हैं जहां भारत ग्लोबल हब बन रहा है।
जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से जो खरीद की शक्ति है वो बढ़ी है, यानी कि परचेजिंग पावर जो है उसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्कफोर्स की अगर बात की जाए तो वहां पर महिलाओं की भागीदारी में लगातार जो उनके नंबर्स हैं उसमें वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा इस मंच के माध्यम से कि आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म, इसी मंत्र पर देश चल रहा है और जीवन और कारोबार को आसान बनाने के लिए, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग पर लगातार सरकार का फोकस है। इसी के लिए सभी की जब हम मंत्र की बात करते हैं तो नागरिक देवो भव के इसी मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। 61,000 से अधिक युवाओं को ये नियुक्ति पत्र बांटे गए और कोशिश यही है कि इस 18वें रोजगार मेले के जरिए भी जो युवा हैं उन्हें रोजगार सृजन के असीम मौके उपलब्ध करवाए जाएं। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए टीटी न्यूज। केड़ा मसाला होए? छोले दा या लोबिये दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हाँ भाई, मेरा आना पक्का है। मैं 7 तारीख को आ रहा हूँ। बेटा फिर सोच लेते, शहर में जाके नौकरी करोगे, यहाँ तो अपना खेत है। और खेत में है क्या? माल टाइम से मंडी नहीं जा पाता है, सड़क कच्ची है तो कोई गाड़ी वाला आता नहीं है। ये खेती वेती छोड़ दो बाबा, आप मुझसे तो नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ शहर अपने दोस्त के पास। बेटा बाबा अब सड़क बन चुकी है, खेत से सीधा मंडी, और मैं अब यही रहूंगा आपके पास। सड़क ये दोस्त है मेरी, सड़क ये दोस्त है मेरी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की करीबन 3,000 से 300 जो परियोजनाएं हैं उन्हें जल्द पूरा किया गया। प्रगति की पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति @50, विकास को गति। तो दशकों से लंबित कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा का जबरदस्त उदाहरण बन गया। सालों से अटके रहे इस प्रोजेक्ट में कैसे दक्षिण भारत के लाखों घरों को मिल रही है बिजली, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आज भारत के ऊर्जा क्षेत्र की एक बड़ी सफलता बन चुका है। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति पहल की सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में उभरी है। दशकों से लंबित होता रहा यह प्रोजेक्ट अब दक्षिण भारत के लाखों घरों को बिजली दे रहा है। परियोजना के तहत एडमोन से मुवट्टुपुझा तक करीब 297 सर्किट किलोमीटर लंबी 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, हाई कैपेसिटी सबस्टेशन और तूतीकोरिन 2 GIS स्टेशन पर टर्मिनल बे तैयार किए गए। करीब 2,577 करोड़ रुपए की लागत वाली इस प्रणाली से
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी को स्थायी और सस्ती बिजली मिल रही है। इस प्रोजेक्ट के दौरान कई समस्याएं सामने आईं, जिनके कारण काम लगभग ठप हो गया था। केरल के कोल्लम, पत्तनमथिट्टा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में कुछ लोगों के विरोध और मुआवजे को लेकर विवाद के चलते बाधा आई। केरल सरकार ने 2014 और 2015 में मुआवजा बढ़ाने के आदेश तो जारी किए, लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। इससे सर्वे और टावर निर्माण में भारी देरी हुई। इसके बाद 4 नवंबर 2015 को यह मामला प्रगति प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उठाया गया। साफ निर्देश दिए गए कि केरल सरकार समयबद्ध तरीके से मुआवजा दे और पावर ग्रिड पर तुरंत काम तेज करे। इसके बाद पीएमजी के जरिए लगातार निगरानी हुई। तहसीलदार, सर्वेयर, जिला कलेक्टर और कृषि विभाग की टीमें तैनात की गई। कानून व्यवस्था के इंतजाम किए गए और रुके हुए सर्वे फिर से शुरू हुए। 2017 तक अधिकांश सर्वे पूरे हुए। सैकड़ों टावरों का निर्माण शुरू हुआ। इसके बाद बाकी समस्याओं के समाधान के साथ परियोजना ने पूरी रफ्तार पकड़ी। नवंबर 2015 में प्रगति मीटिंग में ये गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर विशेष गौर लेते हुए और केरल की सरकार और तमिलनाडु की सरकार को ये स्पष्ट निर्देश दिए। उस मीटिंग के बाद जो प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस आई एंड सब्सिक्वेंटली जो पूरी प्रगति की टीम थी, वो पीएमजी की टीम, उन्होंने इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ मॉनिटर करना चालू रखा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ROW इश्यूज रिजॉल्व हुए और इस प्रोजेक्ट को हमने सक्सेसफुली 2019 में दिसंबर 2019 में कंप्लीट किया। 31 दिसंबर 2019 को कुड़नकुलम APP ट्रांसमिशन सिस्टम चालू हो गया। वहीं अब जल्द ही इसकी क्षमता और बढ़ने वाली है। यहां से 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य के साथ इस परियोजना की यूनिट 3 और यूनिट 4 अंतिम चरण में है। कुड़नकुलम से मिलने वाली बिजली तमिलनाडु और आसपास के राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों की मजबूती का आधार बन गई है। इससे कोयले पर निर्भरता घटी है और कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है। कुड़नकुलम की सफलता सिर्फ परमाणु ऊर्जा की जीत नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस और प्रगति पहल की भी बड़ी सफलता है। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। हर साल यूपी अपनी स्थापना के गौरवशाली दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाता है। इस बार मुख्य समारोह लखनऊ के नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार इस वर्ष विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के विषय पर उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से आमंत्रित अतिथियों के साथ साथ प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। लखनऊ में मुख्य समारोह के आयोजन के साथ साथ प्रदेश के सभी जनपदों में स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास प्रदर्शनियां और जन भागीदारी वाले आयोजन किए जाएंगे। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री योगी द्वारा घोषित एक जनपद एक व्यंजन योजना होगी। ओडीओसी योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद के एक पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजन को चुना गया और इस विशिष्ट आयोजन में प्रदेश के सभी ओडीओसी व्यंजन एक ही परिसर में उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर जन उत्सव बने, जिसमें प्रदेश के हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो और प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और जीवंत आत्मा के साथ साथ विकास यात्रा की भी झलक मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामना देते हुए लिखा, श्री अयोध्या धाम की आस्था, मथुरा की महिमा और काशी की कल्याणकारी दिव्यता से सुशोभित विरासत और विकास की पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश का ग्रोथ इंजन नया उत्तर प्रदेश आज नए भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का पथ प्रदर्शक बन गया। आइए हम सब मिलकर निवेश, नवाचार,
संस्कार की इस भूमि को आत्मनिर्भरता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने का संकल्प लें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीदरलैंड में भारत के एआई समिट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एआई और सेमीकंडक्टर्स को लेकर वैश्विक नेताओं से हुई मुलाकातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत को इन क्षेत्रों में काफी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने सेमीकंडक्टर राउंड टेबल में दुनिया के सभी बड़े नेताओं के साथ भारत में अब तक की जो यात्रा रही है उस पर भरोसा जताया। एआई लीडर्स हमारे देश में हो रहे शोध और विकास कार्यक्रमों को लेकर उत्साहित हैं। Very significant meetings, the semiconductor roundtable, where practically all the big leaders of semiconductor world were present. They showed the confidence in India's journey so far, and they would like to contribute to our journey in every which way. The AI leaders were very excited at the R&D, which is the research which is happening in our country, and the models which are getting developed. And the diversity of our country is again a major factor by which India's AI capabilities will grow to a different level. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चिप बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने की आकार जो है वो रोजाना बढ़ रही है। India's strength in AI is very consistent across the 5 layers of the AI stack. Application layer, we will become the leaders. Models are today, our sovereign models are getting developed, which are very good and which have the capability of solving 95% of the problems that we have. And the chip layer, as you have seen in the semiconductor mission, is developing very well. Infra layer, close to $70 billion and growing every day. Just got the update yesterday that the investment is now close to $90 billion. केंद्रीय मंत्री ने टॉप 5 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होने के लक्ष्यों पर बताया कि 1 जनवरी 2022 को सेमीकंडक्टर मिशन शुरू कर भारत ने 5 साल के लक्ष्य तय किए। इसके तहत पहला व्यावसायिक उत्पादन 2026 में ही शुरू होने वाला है और इसी साल कुल मिलाकर 4 प्लांट जो हैं वो अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर पाएंगे। When we started the semiconductor mission on 1st Jan 2022, we had taken a target that within 5 years we should start the commercial production. Very glad to say that the first commercial production will start in 2026 itself. Actually, 4 of the plants will start their commercial production in 2026. The pilot production have started already in 3 plants in 2025 itself. Now the equipment manufacturers are coming to India. The material manufacturing ecosystem is also getting set up. वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? Zero investment. Zero investment? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। लंदन में रह रहे भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब 26 फरवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल ईडी ने कोर्ट से चार्जशीट से संबंधित कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने ईडी के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो उससे इसके लिए आखिरी मौका दे रहा है, आगे और वक्त नहीं दिया जाएगा। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को 9वां आरोपी बनाया गया। ईडी का आरोप है कि संजय भंडारी के साथ वाड्रा के संदिग्ध वित्तीय लेन देन है और इनमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। खबर झारखंड से, जहां के सारंडा में नक्सलियों की ओर से पुलिस टीम पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑपरेशन मेघा गुरु के तहत कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई में 17 नक्सलियों को मार गिराया और सभी के शवों को जंगल से बरामद कर लिया गया। मारे गए नक्सलियों में कई इनामी भी शामिल हैं, जिन पर लाखों का इनाम था। बड़ी कार्रवाई के बाद झारखंड के सारंडा में पुलिस ने 17 नक्सलियों के शवों को बरामद किया। दरअसल सारंडा में शुक्रवार को नक्सलियों की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस और सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान को अंजाम दिया। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के रामबन में भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर असर हो रहा है। कल से लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित किया। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद हुई। रामबन में भारी बर्फबारी की वजह से NH 44 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। रामबन के अलावा जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी पीर पंजाल का इलाका बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ भी कई सड़कें बाधित हैं। इसकी वजह से स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों को भी काफी परेशानी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने प्रशासन की चुनौतियों को बढ़ा दिया, लेकिन सैलानी खुश हैं। बडगाम और कठुआ में ताज़ा बर्फबारी के बीच पर्यटक प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के कई हिस्से इस वक्त बर्फ की मोटी सफेद चादर में पूरी तरह ढके हुए हैं। कश्मीर घाटी में लगातार जारी हिमपात के चलते तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। वहीं अनंतनाग और उधमपुर क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी से सड़कें, पहाड़ और रिहायशी इलाके बर्फ में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने शिमला समेत आसपास की पहाड़ियों को बर्फ की मोटी सफेद चादर में लपेट दिया। चंबा और मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी ने सैलानियों के उत्साह को दोगुना कर दिया। बर्फ से ढके नज़ारों ने पर्यटन स्थलों की रौनक बढ़ा दी और आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग, बच्चे हों या बुजुर्ग, बर्फीले नज़ारों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बात जम्मू कश्मीर की, जहां आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती एक बार फिर देखने को मिली। जून 2025 में शुरू हुई कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने कठिन मौसम के बावजूद अपना संचालन पूरी तरह सुचारू रखा। शुक्रवार को प्रदेश में भारी बर्फबारी के बीच ये हाई स्पीड ट्रेन भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड ब्रिज को पार करती नजर आई। कड़ाके की ठंड और बर्फीली परिस्थितियों के बावजूद ट्रेन की रफ्तार और सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। अंजी खड ब्रिज अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जो पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी भरोसेमंद रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस न केवल यात्रियों के लिए तेज और आरामदायक सफर उपलब्ध करवा रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर में पूरे साल बिना रुकावट रेल सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता निर्णायक चरण में पहुंच गया। अगले कुछ दिनों में इस डील पर दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। एक और जहां समझौते से यूरोप को भारत जैसा बड़ा बाजार मिलेगा, वहीं भारतीय उत्पादों की पहुंच दुनिया के एक बड़े हिस्से से आसानी से हो जाएगी। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए और समझते हैं कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने के बिल्कुल करीब है। कई सालों तक दोनों पक्षों के बीच चली बातचीत के बाद इस समझौते को तैयार किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को वैश्विक कूटनीति और व्यापार जगत में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसकी वजह केवल इसका आकार नहीं, बल्कि इसका आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व भी है। यही कारण है कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रही यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने भी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people
accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first-mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. दरअसल इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लंबी बातचीत के बाद ये समझौता निर्णायक चरण में पहुंचा। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल व्यापार समझौतों में से एक है। दुनिया के दो सबसे बड़े बाजारों के बीच ये समझौता है। यूरोपीय संघ की आबादी लगभग 45 करोड़ है। ये 17 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 140 करोड़ की आबादी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सिर्फ एफटीए नहीं बल्कि कई डील्स का पैकेज है। इसमें एफटीए के साथ साथ निवेश, डिजिटल ट्रेड, डाटा प्रोटेक्शन और ग्रीन एनर्जी के पहलू भी शामिल हैं। इस डील को निर्णायक चरण में पहुंचाने में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूरोप पर्यावरण, श्रम कानून और डेटा सुरक्षा पर सख्त है, जबकि भारत किसानों, डेयरी सेक्टर, एमएसएमई और नीतिगत स्वतंत्रता को लेकर काफी सतर्क है। आपको बता दें कि ईयू दुनिया का सबसे अधिक रेगुलेटेड मार्केट है। इस बाजार में भारत को व्यापक पहुंच मिलने से भारतीय कंपनियों की वैश्विक साख बढ़ेगी। भारत के उत्पाद विश्व मानकों पर खरे माने जाएंगे और वहीं दुनिया के बाकी बाजारों के दरवाजे भी खुलेंगे। इसलिए ये केवल व्यापार समझौता नहीं बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर बांग्लादेश से, जहां स्थानीय कपड़ा मिल मालिकों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस महीने के अंत तक कुछ खास सूद पर शुल्क मुक्त आयात सुविधा वापस नहीं लेती तो वो 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन इकाइयां बंद करेंगे। इससे 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले नई चिंताएं पैदा हुई। ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि कारखाने बंद होने से पैदा हुई किसी भी अस्थिरता के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि उत्पादन रुकने से मिलों के लिए बैंक ऋण चुकाना, अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। कपड़ा मिल मालिकों की चेतावनी ने नीति निर्माताओं को चिंतित कर दिया, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र बांग्लादेश की निर्यात आय का लगभग 85% हिस्सा है। इस पर वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान ने कहा कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझती है और विकल्पों की तलाश कर रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस सरकार की कड़ी आलोचना की और उस पर 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले आवामी लीग को निलंबित कर लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में हसीना ने कहा कि इस कदम से लाखों मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित किया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता कमजोर हुई। उन्होंने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि पार्टी को केवल निलंबित किया गया है, प्रतिबंधित नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव प्रचार या चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित पार्टी वास्तव में राजनीतिक जीवन से बाहर हो जाती है। हसीना ने आरोप लगाया कि अंतरिम प्रशासन ने हार के डर से चुनावी मैदान खाली करा दिया और जोर देकर कहा कि आवामी लीग के बिना हुए चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष या वैध हो ही नहीं सकते। उन्होंने यूनुस पर आरोप लगाया कि वो कानूनी ढांचे को तोड़ मरोड़ कर अपने कथित गैर कानूनी कार्यों को वैध ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हसीना को सत्ता से हटाया गया था। इस हिंसा में जानमाल के नुकसान पर खेद व्यक्त करते हुए हसीना ने जिम्मेदारी से इनकार किया और दावा किया कि बाद में वो इन प्रदर्शनों पर चरमपंथी ताकतों का कब्जा हुआ है, जो उनकी सरकार को गिराना चाहती थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अंतरिम प्रशासन के तहत कानून व्यवस्था बिगड़ गई और इसका कारण बढ़ती हुई राजनीतिक हिंसा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं हैं। खबर नेपाल से, जिसके घरेलू बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतें सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंची। सोने की कीमत में 9,200 रुपये प्रति तोला और चांदी की कीमत में 320 रुपये प्रति तोला की वृद्धि हुई। नेपाल के फेडरेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार गुरुवार को 2,92,200 रुपये प्रति तोला के मुकाबले शुक्रवार को सोने का भाव 3,01,400 रुपये प्रति तोले पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार सोने का भाव 4,960 अमेरिकी डॉलर प्रति ऑन्स और चांदी का भाव 98 अमेरिकी डॉलर प्रति ऑन्स है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।